आज इस वीडियो में देखेंगे बातचीत पाठ के बारे में, जो क्लास 12 के बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर है। पाठ का नाम है बातचीत। इसका सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे बातचीत पाठ का। जैसे मैं सबसे पहले पूछेगा कि बातचीत पाठ का लेखक कौन है, तो बातचीत पाठ का लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। यानी पहला क्वेश्चन हो गया कि बातचीत पाठ का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीत जो है वो साहित्य के जगह पर आपका पाठ दे सकता है या फिर गद्य दे सकता है। बातचीत जो है वो साहित्य की कौन सी विधि है, तो साहित्य की जो है वो ललित निबंध है। अगर ऑप्शन में ललित निबंध नहीं देगा तो फिर इसके जगह पर आपका निबंध दे सकता है। दो क्वेश्चन हुआ कि बातचीत पाठ का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। ये जो बातचीत पाठ है ये गद्य की कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध है या फिर आप कह सकते हैं निबंध है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं सीधे लेखक परिचय यानी बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय। ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ये कौन थे, इनके जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय, तो सबसे पहले इसमें बता दें कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 में। पहला इनका जीवन का पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। और इनका ये आपका जन्म हो गया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844। और इनका अगर हम निधन की बात करें कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वह हुआ था 20 जुलाई 1914। अगर पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अगर पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ था, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पर इनका जन्म हुआ था, तो कहिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये आपका पूरा पहला चैप्टर का अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन देख लिए। पहला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844। इनका निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914। इनका जन्म स्थान कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछेगा कि बातचीत पाठ का लेखक कौन है, तो बातचीत पाठ का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ये बातचीत जो है वह साहित्य की या पाठ की या फिर गद्य की कौन सी विद्या है, तो आपका ललित निबंध है। या फिर ऑप्शन में जब ललित निबंध नहीं देगा तो सिर्फ आपके यहाँ पे निबंध देगा। अब देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के अगला जीवन परिचय है कि इनके पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था वो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। और जो इनके पिता थे वो पेशा से व्यापारी थे। क्या थे, पेशा कहेगा या फिर इसके जगह पर वृत्ति दे सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो पेशा से क्या थे, तो पेशा से व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी। यानी कि व्यापार करने वाले क्या कहता है, व्यापारी कहा जाता है। जो सामान को क्रय विक्रय करता है यानी खरीदता है बेचता है उसे व्यापारी कहा जाता है। अर्थात इनके जो पिता थे वो पेशा से क्या थे, व्यापारी थे। यानी क्वेश्चन ये पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद जो भट्ट थे वो पेशा से क्या थे या वृत्ति से क्या थे, इनकी वृत्ति क्या थी, तो वह व्यापारी थे यानी व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन के माता का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट के माता का जो नाम था वो पार्वती देवी। क्या था, पार्वती देवी। यानी पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम था पार्वती देवी। और ये जो पार्वती देवी थी वो सुसंस्कृत महिला थी। यानी ये भी दे सकता है कि बालकृष्ण भट्ट की जो माता थी वह कैसी महिला थी, तो सुसंस्कृत महिला थी। यानी उनकी प्रवृत्ति जो थी वह सुसंस्कृत महिला थी। यानी ये आपका टोटल क्वेश्चन हो गया इनके जीवन परिचय में कि जन्म हुआ था 23 जून 1844, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 और इनका जन्म स्थान जो था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और इनके जो पिता थे यानी बालकृष्ण भट्ट का जो पिताजी जो थे बेनी प्रसाद भट्ट वह पेशा से क्या थे, तो व्यापारी थे। इनके माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। और इनकी जो माता थी वह प्रवृत्ति से कैसी थी, सुसंस्कृत महिला थी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय का ये है कि बालकृष्ण भट्ट, अगर पूछा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह एंट्रेंस की परीक्षा, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो एंट्रेंस की परीक्षा जो है 1867 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1867 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे? 1867 ईस्वी में। और पूछा किस स्कूल से, किस विद्यालय से? तो आप कहिएगा प्रयाग के मिशन स्कूल से। ठीक है, कि अगर पूछा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे? 1867 में दिए थे। किस स्कूल से दिए थे? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। अगर क्वेश्चन ये दे देता है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? तो प्रारंभ में जो बालकृष्ण भट्ट वो संस्कृत का, किसका? संस्कृत का। प्रारंभ में जो संस्कृत का अध्ययन किए थे बालकृष्ण भट्ट। ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे? 1867 में दिए थे। कहाँ से दिए थे? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से दिए थे। बालकृष्ण भट्ट जो है वो प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? तो संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हो गया। हम लोग देख लिए हैं टोटल क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। इनका निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम क्या है? पार्वती देवी, जो कि प्रवृत्ति से सुसंस्कृत महिला है। इनके पिता का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशा से क्या है? व्यापारी हैं। अगर पूछा कि बालकृष्ण भट्ट जो है प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? तो संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। और हम लोग पढ़ रहे हैं किस पाठ के बारे में? बातचीत पाठ के बारे में, जिसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और ये जो बातचीत पाठ है वह जो गद्य की कौन सी विद्या है? तो कहेगा ललित निबंध है। यानी यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जो बातचीत जो पाठ का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट। पूछा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख रचनाकार थे? अगर युग कह देगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख रचनाकार थे, तब कहिएगा भारतेंदु युग। किस युग के? भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख रचनाकार थे? तो वह भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। अगर कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के, अगर युग कहेगा तो आप भारतेंदु युग खोजिएगा। कि अगर देगा युग किस युग के थे तो भारतेंदु युग के थे। और पूछेगा कि जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किस काल के थे, यानी किस काल के प्रमुख रचनाकार थे, तब आप कहिएगा आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के जो प्रमुख रचनाकार थे, आधुनिक काल। अगर कहता है किस शताब्दी के वह प्रमुख रचनाकार थे, किस शताब्दी या फिर किस सती या फिर शताब्दी, आप दोनों में से कोई एक उच्चारण कर सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस शताब्दी के या किस सती के जो प्रमुख रचनाकार थे, तब कहिएगा 20वीं सदी का। किस सदी का या फिर शताब्दी का? 20वीं शताब्दी का या फिर आप सती का कहिएगा प्रमुख रचनाकार थे। यानी टोटल 3 क्वेश्चन और नया ऐड हुआ कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख रचनाकार थे? भारतेंदु युग। किस काल के प्रमुख रचनाकार थे? आधुनिक युग। और किस शताब्दी का या किस सदी का जो प्रमुख रचनाकार थे? तो 20वीं सदी या 20वीं शताब्दी का। अब इनकी आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें मिलेगा आपको मासिक पत्रिका के बारे में। किसके बारे में? मासिक पत्रिका। इनके पास हम मासिक पत्रिका के बारे में तो साधारण अध्ययन करते हैं कि इनकी पहली मासिक पत्रिका, इनकी पहली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? तो इनकी पहली मासिक पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का पहला मासिक पत्रिका क्या था? हिंदी प्रदीप। और इस हिंदी प्रदीप को निकलना वह कब प्रारंभ किए थे? 1877 ईस्वी में। कब प्रारंभ किए थे? 1877 ईस्वी में। पहला दूसरा क्वेश्चन नंबर पूछा कि बालकृष्ण भट्ट का पहला मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का जो आरंभ है उन्होंने कब किया था? 1877 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है कि इस हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका को वो कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक चलाते रहे। यानी मासिक पत्रिका से आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का पहली मासिक पत्रिका क्या था? हिंदी प्रदीप। और इसका प्रारंभ वो कब किए थे? 1877 में। यानी इसके निकालना प्रारंभ कब किए थे? 1877 में। कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक चलाते रहे। और इस हिंदी प्रदीप निकालने की जो शुरुआत है वह किसकी प्रेरणा से किए थे? यानी इसकी जो शुरुआत है वह किसकी प्रेरणा से किए थे? तो आप याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। यानी ये टोटल आपका मासिक पत्रिका में 4 क्वेश्चन हुआ कि हिंदी प्रदीप किसकी मासिक पत्रिका है? बालकृष्ण भट्ट का। या फिर बालकृष्ण भट्ट का पहला मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। या फिर भी दे सकते हैं कि हिंदी प्रदीप निम्नलिखित में से क्या है? त्रैमासिक पत्रिका या वार्षिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका या मासिक पत्रिका। तो हम लोग बोलेंगे मासिक पत्रिका। इसका निकालना कब प्रारंभ किए? 1877 में। कितने वर्षों तक चलाते रहे? 33 वर्षों तक इसे चलाते रहे। और इस हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका को किसकी प्रेरणा से निकाले थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। यानी इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा मिला तो वह हिंदी प्रदीप निकलना प्रारंभ किया। यानी इसमें हमने पूरा क्वेश्चन आगे देख लिया कि अब बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख रचनाकार है? भारतेंदु युग के। किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के। और किस शताब्दी या किस सदी का जो है वह प्रमुख रचनाकार है? तो 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी का। अगर हम इसकी वृत्ति की बात करते हैं, इनकी वृत्ति क्या थी? तो इनकी वृत्ति में हम लोग देखते हैं कि 1869 से 1875 तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। यानी अब पूछेगा क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट ने 1869 से 1875 तक किस स्कूल में अध्यापन का कार्य किया था? तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। और आपको बता दें कि प्रयाग के मिशन स्कूल में ही वो 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा भी दिए थे। तो प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे? 1867 में। और प्रयाग के मिशन स्कूल में वो अध्यापन के कार्य कब से कब तक किए थे? 1869 से 1875 तक। और फिर 1875 के बाद 1877 में जो है वह अपना पहला मासिक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। यानी अभी टोटल हम सन ईस्वी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है? तो 1844 में इनका जन्म हुआ था। फिर 1867 में जब एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे, ठीक है ना, क्या किए थे? एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। फिर देखिए हम लोग को मिला 1877। क्या मिला? 1877। और इस 1877 में जो है वो अपना पहला मासिक पत्रिका निकाले थे। पहला मासिक पत्रिका निकाले थे। आप देख लीजिएगा, इधर पूरा लिखा हुआ है कि 1877 में पहला मासिक पत्रिका निकाले थे। फिर है कि 1869 से 75 तक, यानी यह प्रयाग के मिशन स्कूल में जो अध्यापन का कार्य किए थे। और फिर इनका निधन कब हो जाता है? तो 20 जुलाई 1914 में जो है इनका निधन हो जाता है। आप इतना पूरा ध्यान रखिएगा सन ईस्वी में। इसलिए अभी तक हम लोग जितना भी देखे हैं सब जो है वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद से जो है वह जितने भी तिथि दिया हुआ है सभी तिथि को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से 1 चैप्टर में, पहला चैप्टर में हिंदी का कोई अलग से तिथि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी कुछ हम याद कर लिए थे, जैसे में जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। इनका निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। और इन्होंने यानी बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे? 1867। और ये प्रयाग के मिशन स्कूल में जो अध्यापन का जो कार्य किए थे वो कब से कब तक? 1869 से 1875 ईस्वी तक। हिंदी प्रदीप की शुरुआत कब किए थे? 1877। यानी यहाँ तक जो हम लोग देख लिए थे। और ये सब जितना भी दिया हुआ सन ईस्वी सब जो है आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है।
जितना कि खंड में 1877 तक दिया हुआ है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रश्न का बहुत कम चांस रहता है पूछने के लिए, विशेष के लिए किताब में दिया गया है, तो इसलिए आपको भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इन्होंने यानी बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे? 1881 में। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, नजर याद रखिएगा, एक बार नजर दौड़ाइएगा, याद रहेगा तो एग्जाम में काम आएगा। अब वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किया था? 1881 में। CAB एक स्कूल का नाम है, CAB स्कूल, यह संस्कृत का, किस विषय का? संस्कृत का अध्यापन जो है वो कब किए थे? 1885 में। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किए थे, और CAB स्कूल में जो है इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किए थे। कब तक, कब से? तो 1885 से। फिर कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो है वो अध्यापक नियुक्त हुए, इनको टीचर में चुना गया था। कब चुना गया था? 1888 में। लेकिन इसमें एक और आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब एक कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किया गया था, तो इनको उग्र स्वभाव के कारण, किसके कारण? उग्र स्वभाव, उग्र स्वभाव के कारण बालकृष्ण भट्ट को नौकरी छोड़नी पड़ी, नौकरी छोड़नी पड़ी। तो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट को जो है वह नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? उग्र स्वभाव के कारण बालकृष्ण भट्ट को नौकरी छोड़नी पड़ी। यानी यहाँ तक फिर से देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे? 1881 में। CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कब किए थे? 1885 में। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त कब हुए? 1888 में। अब इसके अलावा एक और आप याद कर सकते हैं, इसमें जो छूटा हुआ है, जैसे में क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि 1800 मतलब बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में, कब? 1886 में एक पुस्तक था लाला श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास की रचना था, जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर। उसकी आलोचना किए थे। यानी बालकृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास की रचना संयोगिता स्वयंवर की आलोचना कब किए थे? 1886 में। यह क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि संयोगिता जो स्वयंवर है, इसकी आलोचना किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट किए थे। कब किए थे? 1886 में। यह दे सकता है कि संयोगिता जो स्वयंवर है वह किन की रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है। किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की रचना है। लेकिन इसका आलोचना किसने किया था? तो इसकी आलोचना जो है वह किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। कब किए थे? 1886 में। बस ये आपका पहला चैप्टर का कितना ही सन ईस्वी है, इसके अलावा एक भी सन ईस्वी तुमको नहीं मिलेगा। अब है यहाँ पे थोड़ा सा इनके निबंध के बारे में देखते हैं कि निबंध के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इनकी लगभग यानी बालकृष्ण भट्ट की लगभग 1000 से भी अधिक जो है वह निबंध है। और पूछेगा कि 1000 में से महत्वपूर्ण कितना है? तो 100। कितना है? 100 से ऊपर, यानी 1000 निबंध लिखे हैं लेकिन 100 से ऊपर क्या है? महत्वपूर्ण है। यानी बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 से भी अधिक निबंध लिखे हैं, लेकिन 100 से अधिक जो है वह महत्वपूर्ण है। अब एक पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि भट्ट निबंधमाला, ठीक है ना, भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। यानी जितने भी इनके निबंध है वो सब भट्ट निबंधमाला से जो है वह एक संग्रह प्रकाशित किया गया था। अगर इसमें क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा कि भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? तो यह 2 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है? 2 खंडों में प्रकाशित है। कि भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? 2 खंडों में प्रकाशित है। एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट पूरे अधूरे जो उपन्यास है या फिर उनकी जो भी रचनाएं है वह किस में लिखे हैं? हिंदी प्रदीप में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? हिंदी प्रदीप में। इस पाठ का एक और पॉइंट रह गया, रचनाएं। यानी बालकृष्ण भट्ट ने वैसे रचना किताब में बहुत सारा दिया है, कुछ हम गेस करके रचना दे रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। आप बस इतना याद रखिएगा। जैसे रचनाएं में सबसे पहले उपन्यास आएगा। उपन्यास इन्होंने कौन कौन से लिखे है? तो एक रहस्य कथा है, इसको याद रखिएगा। 100 सुजान एक अजान, इसको आप याद रखिएगा कम से कम इसको। फिर है हमारी घड़ी,
उसके बाद सद्भाव का अभाव और उचित दक्षिणा, ये आप उपन्यास में याद रखिएगा। फिर नाटक, इन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे हैं, तो पद्मावती, रेल का विकट खेल और एक और है बाल विवाह। इसमें यानी उपन्यास में आप 100 सुजान 1 अजान इसको याद रखिएगा, और नाटक में जो है आप पद्मावती को याद रखिएगा। अब प्रहसन की बात है तो प्रहसन में एक लिखे हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, तो इसको आप यानी आप 3 रचना इसमें आप लिख सकते हैं, 100 सुजान 1 अजान, पद्मावती, जैसा काम वैसा परिणाम। एक और पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की यानी जो पढ़ाई की जो लालसा होती है, पढ़ाई की जो रुचि होती है, वह किसने जगाई थी, तो उनकी माता ने जगाई थी। या फिर नाम भी दे सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई, उनकी माता ने, यानी उनकी माता के कहने पर उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत किया था। तो ऐसे कुछ हम लोग का लेखक परिचय का सफर था, यहाँ से लेखक परिचय समाप्त हो गया पहला चैप्टर का। अब इसका हम लोग देखेंगे व्याख्या, यानी पहला चैप्टर का पाठ परिचय अब हम लोग देखेंगे। लेखक परिचय जो आपका लेखक जो परिचय है, लेखक परिचय, ये आपका समाप्त हुआ। इसका लेखक परिचय हो गया था। लेखक परिचय के बाद बातचीत पाठ का हम लोग देखेंगे सारांश, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारांश नहीं है, पाठ का पूरा अंश 1 शॉट में इसको समझा दिए हैं। यानी इस पाठ का आप देखिएगा तो जितना भी 1 शॉट देगा ये सब आपको जो है वो समझा चुका है इसमें 1 शॉट में। इस पाठ को, इस व्याख्या को खूब बढ़िया देख लो, इसमें एक भी तुमसे सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, पूरा गारंटी है इसमें। इतना बढ़िया से इसको समझाकर इसमें लिखे हुए हैं। जैसे मैं सबसे पहले देखो, मैं पाठ का नाम देखे थे बातचीत, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया था और यह एक ललित निबंध था। शुरुआत करते हैं हम लोग कि बातचीत, ये जो बातचीत शीर्षक यानी जो पाठ का नाम है बातचीत, ये जो निबंध यहाँ पे प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा लिखा गया, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। जो हम लेखक परिचय में देख लिए हैं कि बातचीत जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। यानी बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी वरदान मिले हैं, जैसे बोलने की शक्ति या फिर सुनने की शक्ति, कहने की शक्ति, ऐसे बहुत सारे हमको शक्तियाँ मिला हुआ है, यानी वरदान मिला है, जिसमें एक वाक शक्ति भी है। आगे की बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यानी वो बातचीत के बारे में बता रहे हैं, बातचीत पाठ में बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इस बातचीत पाठ में किसकी शैली बताई गई है, तो आप कहिएगा बातचीत की शैली बताई गई है। एक क्वेश्चन आपको अलग से याद रखिए कि बातचीत पाठ में जो किसकी शैली बताई गई है, बातचीत करने की शैली बताई गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी क्वेश्चन ये देगा बातचीत पाठ में किसकी शैली बताई गई है, खेलने की शैली या चलने फिरने की शैली, घूमने की शैली या बातचीत करने की शैली, तो क्या देगा, बातचीत करने की शैली। कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति, ये वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है, कि जो वाक शक्ति लिखा गया है, इस वाक शक्ति का अर्थ क्या होता है, तो वाक शक्ति का अर्थ है बोलने की शक्ति। क्या होता है, बोलने की शक्ति। जैसे कि अगर हम बोल पा रहे हैं तो समझो कि मेरे अंदर क्या है, वाक शक्ति है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बालकृष्ण ये कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। कैसी प्रतीत होती, गूंगी प्रतीत होती। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि कैसी प्रतीत होती, गूंगी प्रतीत होती। या फिर ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि किस शक्ति के बिना सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, तो हम कहेंगे वाक शक्ति के बिना। किस शक्ति के बिना, वाक शक्ति के बिना सारी सृष्टि कैसी प्रतीत होती, गूंगी प्रतीत होती। अब आगे देखिएगा, कह रहा है कि लोग अवाक होने, अवाक मतलब होता है चुप, गूंगा, कि लोग अवाक यानी गूंगा होने के कारण किसी से कुछ कह सुन नहीं पाते। यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर हमारे अंदर वाक शक्ति न होती तो सारी दुनिया, सारी सृष्टि क्या होती, गूंगी प्रतीत होती। और मनुष्य में लोग जो है वो अवाक होने के कारण यानी गूंगा होने के कारण, चुप होने के कारण किसी से भी अपना जो दुख सुख है वह कुछ कह सुन नहीं पाते। वे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे जैसे होगा कि जैसे जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत की आवश्यकता होती है।
यानी बालकृष्ण भट्ट इसमें महत्व देते हैं बातचीत के बारे में कि जैसे जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए हमको खाना पीना पड़ेगा, चलना है फिरना है, वैसे ही हमको बातचीत की भी आवश्यकता होती है। अगर इसमें देखो सबसे पहले यहाँ तक पॉइंट देखें हैं तो इसमें एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है, यानी हम लोग इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अलग से कवर करेंगे ही अगला वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आपके किताब का पहला क्वेश्चन दिया है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। ये आपकी किताब का अभ्यास का पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम में, ठीक है ना, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। पहला पॉइंट हो गया कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। लोग जो है यानी मनुष्य जो है वो अवाक होने के कारण किसी से कह सुन नहीं पाते, यानी 2 पॉइंट हो गया। तो सीधा हम लोग आंसर लिखेंगे कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और लोग जो है वो अवाक होने के कारण किसी से कह सुन नहीं पाते, और जो भी हम अपना सुख दुख अनुभव करते हैं वो किसी से कह सुन नहीं पाते। सबसे आसान तरीका कि आप देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं, अगर नहीं बोल पाते तो हमको क्या क्या दुख होता। हम किसी से कुछ कह सुन नहीं पाते, अगर हमको खुशी है तो किसी से कह नहीं पाते, कोई चीज़ को लेकर दुख है तो किसी से हम सुना नहीं पाते, कह नहीं पाते। तो यही क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, हम अपना सुख दुख किसी से कह सुन नहीं पाते और सभी मनुष्य एकदम किसी कोने में ऐसे लगता है कि लुंज पुंज होकर बैठा दिए गए होते, या फिर सभी मनुष्य जो कि जानवर की भांति लगते थे। आपके किताब का अभ्यास का पहला क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट, इस पर फिर से व्याख्या में आते हैं कि वे कहते हैं कि जैसे जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की आवश्यकता होती है, वैसे ही बातचीत की भी आवश्यकता होती है। अब करें कि हमारे मन में जो कुछ मवाद, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, ठीक है ना, कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, ठीक है ना, हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए, किसके जरिए, बातचीत के जरिए जो है वह क्या बनकर, भाप बनकर निकल जाती है, जिससे हमारा चित्त मतलब क्या होता है, मन, हमारा चित्त कैसा हो जाता है, तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। इस प्रश्न में, इस लाइन में सीधे आपका 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन कौन सा। पहला क्वेश्चन है हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए भाप बनकर निकल जाता है, तो बोलेंगे बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे मन में जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए क्या बनकर निकल जाता है, तो बोलेंगे भाप बनकर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए कौन भाप बनकर निकल जाता है, तो मवाद या धुआं, यानी मवाद या धुआं कहने का मतलब है कि आप देखिएगा कि हमारे मन में जो दुख वाली बात है उसी को मवाद या धुआं कहा जाता है। कि हमारे मन में जो कुछ भी दुख वाली बात होता है किसी से कह देते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आपका पूछेगा कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो किसके जरिए बाहर निकल जाता है, तो बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए क्या बनकर निकल जाता है, भाप बनकर निकल जाता है। जब वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है तो हमारा जो चित्त है यानी मन है वह किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। यानी इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। हमारे मन में जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए, बातचीत के जरिए। किसके जरिए, बातचीत के जरिए क्या बनकर निकल जाता है, भाप बनकर निकल जाता है। जब भाप बनकर निकल जाता है तो हमारा मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, इसमें से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ में किसके महत्व बताए हैं, वाक शक्ति के महत्व बताए हैं, यानी बोलने की शक्ति के महत्व बताए हैं, और किसकी शैली के बारे में बताए हैं, तो बातचीत करने की शैली बताए हैं। उसके बाद से वाक शक्ति क्या है, तो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है जिसके कारण हम बोल पाते हैं। फिर आगे है
कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि कैसी प्रतीत होती, गूंगी प्रतीत होती, या फिर किस शक्ति के बिना सारी जो दुनिया है सृष्टि वह गूंगी प्रतीत होती, तो वाक शक्ति के बिना। फिर है कि अगला क्वेश्चन आप ये बनेगा कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह किसके जरिए बाहर निकल जाता है, बातचीत के जरिए। क्या बनकर निकल जाता है, भाप बनकर निकल जाता है। फिर हमारा मन कैसा हो जाता है, यानी चित्त कैसा हो जाता है, तो हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि बातचीत का एक अलग खास तरह का ही मजा होता है, यानी जब हम बातचीत करते हैं तो उसके एक अलग तरह का ही मजा होता है। जिसको बातचीत की लत लग जाती है, यानी आदत पड़ जाती है, वे इसके पीछे क्या खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। ठीक है ना, अगर किसी को बातचीत करने की लत लग जाती है, आदत लग जाती है, तो खाना पीना छोड़कर सबसे पहले बात ही करेंगे। वहीं करें कि खाना पीना भी वो छोड़ बैठते हैं। जैसे एक आपकी किताब में कहानी सुनाया गया है रॉबिन्सन क्रूसो का। किसकी कहानी, रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी सुनाया गया है। और वह कहानी क्या है, जिसको शॉर्ट में किताब में प्रस्तुत किया गया कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति थे। ठीक है ना, नाम क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति का नाम क्या था, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 16 वर्ष तक, यानी रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक, 16 वर्षों तक मनुष्य मुख को देखने को नहीं मिला था। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वह किसी मनुष्य से बातचीत नहीं किए थे। ठीक है ना, तो पूछे कि किस व्यक्ति को 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था, रॉबिन्सन क्रूसो को। या फिर क्वेश्चन ये पलट सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था, 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। और कह रहा है कि उन्होंने 16 वर्ष के उपरांत, कितने वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष के उपरांत मतलब होता है बाद, क्या होता है, बाद। तो कह रहा है कि 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुख से, किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से जो एक बात सुनी। यानी जो रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी यह है कि वो 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य के मुख से बात नहीं सुने थे। और सीधे 16 वर्ष के बाद जो है वो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। वह समझो कि रॉबिन्सन क्रूसो जब कुत्ता बिल्ली आदि जानवर के बीच रहते थे, और वह लेकिन 16 वर्ष के बाद उनकी बात को सुने, परंतु उनको ऐसे लगा कि फिर से वह किसी मनुष्य की चोला पा लिए हैं। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य की बातचीत जो है वह मतलब कितनी जो है वह ताकत है उसको लुभा लेने में। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका हुआ। आगे है कि यानी अभी तक हम लोग देखते थे कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होती, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, और जो भी अपना जीवन में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं वो किसी से कह सुन नहीं पाते। आपका पहला क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, इसमें टोटल इस पार्ट में आपको 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से एक आंसर हो गया। और इसमें देख रहे हैं आपको इसमें 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसको आप बढ़िया से देखिएगा। कह रहे हैं कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी इस लाइन से यह स्पष्ट हुआ कि बोलने से ही मनुष्य का जो है वह गुण दोष प्रकट होता है। यानी जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि इसका यह गुण है कि यह दोष है, यानी अच्छा है या खराब है। ठीक है ना, तो बोलने से मनुष्य का जो है वो गुण दोष प्रकट होता है। अगर वह नहीं बोलेगा तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। अब कह रहा है कि देखो, अब किताब का अभ्यास का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में, ठीक है ना, बातचीत के संबंध में, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन, कौन और एडिसन का क्या विचार है। यह पहला चैप्टर के अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो इसका आंसर इसे मिलेगा कि बेन जॉन, आप उसको उत्तर से जाकर लिखिए कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि, यानी विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है ना, कि बेन जॉनसन क्या कहे बातचीत के संबंध में कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हुआ है। यानी उसके बारे में जो जांच पड़ताल चला है वह किससे, तो बोलने से है।
ठीक है ना। अब कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का हो गया कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार हुआ है। अब एडिसन का क्या विचार है, यानी क्या इनका मत है, विचार का है या फिर मत, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो एडिसन का क्या मत है या एडिसन का क्या विचार है, तो देखो एडिसन का यानी बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार है या फिर मत है कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों में, 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट हो गया कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन क्या कहे और एडिसन क्या कहे। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जबकि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हुआ है, यह किसका कथन है, बेन जॉनसन का। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कथन है, तो एडिसन का। या फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये दे सकता है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है, चलने से, खेलने से, दौड़ने से या बोलने से। तो क्या हो जाएगा, बोलने से। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। विचार किसका है, एडिसन का है, जिसका तात्पर्य यह हुआ, यानी असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति होते हैं ना, तभी व्यक्ति अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बात करते हैं। जैसे अगर उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तब तो जो 2 की बात होती है वह कोसों दूर चली जाती है, यानी दोनों बात क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं, या फिर बात को जो है वह बहाना बनाकर दूसरे बात करने लगते हैं, ताकि तीसरा को ना पता चले कि हम क्या बात कर रहे थे। तो वहीं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या बेन जॉनसन का कहना है। जबकि बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। क्यों, तो क्योंकि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल जो एक दूसरे के सामने खोलते हैं, यानी एकदम पूरा दिल खोल के बात करेंगे जब 2 व्यक्ति होंगे तब। अब आगे करें कि जब 3 होते हैं, यानी जब उसमें 3 व्यक्ति होते हैं, तो जो 2 की बातें होती है वह कोसों दूर चली जाती है, यानी दोनों बात को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, यानी कोसों दूर वह चली जाती है। क्यों, क्योंकि 6 कानों में, अब देखो यहाँ पे 6 कान, ठीक है ना। तो 6 कान कहने का मतलब है कि 3 व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति के पास कितना कान होता है, 2 कान होता है, यानी 3 व्यक्ति यानी 6 कान। तो कितने कानों में बड़ी बातें खुल जाती है, 6 कानों में बड़ी बातें खुल जाती है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन में भी देखिए कि जब 2 व्यक्ति होंगे तो एकदम दिल खोल कर बात करेंगे, यानी असल बातचीत होगा। जब 3 व्यक्ति होंगे तो उस बातचीत की जो आकृति है वो कैसी बन जाएगी, त्रिकोण बन जाएगी, अर्थात वह थोड़ा सा डर हो जाएगा कि कहीं बात जो है वह खुल जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि अब देखो 4 से अधिक, यानी जब 2 व्यक्ति हुए तो असल बातचीत, जब 3 हुए तो वह बात खुलने का डर या फिर आकृति की त्रिकोण। अब कह रहे कि जब 4 से अधिक हो जाएंगे, यानी जब 4 से अधिक लोग हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, राम रमोवल। यानी 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाती है, राम रमोवल। 2 की बातचीत क्या कहलाती है, असल बातचीत, ठीक है ना। यानी राम रमोवल का अर्थ हुआ कि हम लोग एक औपचारिक रूप से बात कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना, बस मन बहलाने के लिए बात हो रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसे कहते हैं राम रमोवल। अगर प्रश्न सब्जेक्टिव में देता है कि राम रमोवल क्या है या फिर राम रमोवल से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि 4 से अधिक की बातचीत को हम क्या कहते हैं, राम रमोवल कहते हैं। आगे देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर पाया जाता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हुनर। हुनर मतलब होता है कला, क्या होता है, कला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्ट। क्या कहते हैं, आर्ट, ठीक है ना। उसके बाद से इसको आप किताब में देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या लिखा है किताब में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का इसका हिंदी निकालेंगे तो कन्वर्सेशन का हिंदी इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी हो जाता है बातचीत। क्या होता है, बातचीत। ऑफ मतलब हो जाता है का, और आर्ट मतलब हो जाता है कला, यानी बातचीत का कला, ठीक है। यानी किताब में अभ्यास में आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। यानी किताब में आपका 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो कहिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत का कला है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूरोप के लोगों में। यानी क्वेश्चन पूछा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है।
अब कह रहा है कि इसकी पूर्ण शोभा, यानी पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की पूर्ण शोभा किसमें है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो पूर्ण शोभा है वह काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। और इनके अब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है, तो कह रहा है कि इनके प्रसंग को सुनकर, यानी जो भी इसमें बात बोली जाती है, जो भी प्रसंग होती है, उस प्रसंग को सुनकर जो हमारी कान है उसको काफ़ी सुख मिलता है, ठीक है ना। जब सुख मिलता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसके आंसर सुन लीजिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का कला है जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसमें चतुराई के ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। तो ये आपका किताब का 3 क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर, यानी लेखक कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिससे हम खुद से बात कर लिया करें, हमको दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़े। अगर मान लेते हैं कि हम दूसरे पर आश्रित है, अगर हमको किसी से बात करना, हम जाएंगे उससे बात करने, कहीं उसका मन नहीं हुआ तो फिर एक हमको नया घाव मिलेगा, उससे हमको वैर मिल बन जाएगा, यानी दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि मनुष्य को अपने अंदर एक ऐसा शक्ति विकसित करना चाहिए कि हम खुद से बात कर लिया करें। यानी किताब का आपका चौथा क्वेश्चन है और कह रहा है आगे का कि बातचीत का उत्तम तरीका यही है। यानी किताब में आपका चौथा क्वेश्चन होगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तब कहिएगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यही है कि हम अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करें, ऐसी शक्ति पैदा करें कि जिससे हम खुद से बातचीत कर लिया करें, यही उत्तम तरीका है, ठीक है ना। ये आपका पाठ का सारांश हो गया। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव बाकी किताब के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब थोड़ा सा हम लोग मनोवृत्ति पे चर्चा करते हैं और बातचीत का प्रकार क्या होता है, यानी उसका प्रकरण क्या होता है, कौन से व्यक्ति क्या बात करेगा, इसको देखकर ये पहला चैप्टर का हम पूरा समाप्त करते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो इसके जस्ट बाद एक और पैराग्राफ है, उसको देखकर फिर हम बातों का मुख्य प्रकार, यानी कौन से व्यक्ति होंगे या फिर कौन होंगे तो उनकी बातचीत का प्रकरण क्या रहेगा। जैसे सब्जेक्टिव भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देगा, ठीक है ना। जैसे में अगर 2 बूढ़े व्यक्ति मिल जाएंगे, 2 बूढ़े मिल जाएंगे तो उनकी बातचीत का प्रकरण क्या रहेगा, यानी वो क्या बातचीत करेंगे। तो जब 2 बूढ़े मिलेंगे तो क्या करेंगे, जमाने की शिकायत करेंगे, यानी आज की जमाने की वो क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, या फिर नौजवानों की शिकायत करेंगे, ठीक है ना। जब 2 बूढ़े मिल जाएंगे या तो जमाने की शिकायत करेंगे कि हमारे ज़माने में ऐसे होता था, आज के ज़माने में ऐसे हो रहा है, या फिर वो नौजवानों की शिकायत करेंगे, या फिर अंग्रेजी राज्य यानी अंग्रेज के बारे में, अंग्रेज राज्य के बारे में, या जो हम लोग का रीति रिवाज है उसका अनुमोदन करेंगे यानी बताएंगे। और क्वेश्चन ये दे सकते हैं सब्जेक्टिव में ऐसे देगा कि 2 बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता था। बोले कि 2 बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण निम्नलिखित है, जैसे जमाने की शिकायत करना, नौजवानों की शिकायत करना, या अंग्रेजी राज्य या फिर रीति रिवाज का अनुमोदन करना। अगर हम कहते हैं कि 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है, तो अगर दोनों जो बूढ़ी है और बहू बेटी वाली, यानी उसका कोई अगर बहू है, बेटी है, तो वह बहू बेटी की क्या करेगी, बेटे की गिला शिकवा करेगी कि मेरी बहू खाना नहीं देती है, ये करती है, या फिर बेटा जो है कमा कर नहीं देता है, यानी यही जो है बहू बेटे की गिला शिकवा करेगी। और एक गिलादाने का, यानी वो अपने जमाने का या फिर अपने घर का एक ऐसा किस्सा वह लास्ट में सुना देगी कि अंत में बात करते करते वह अपना खोड़े जैसे दांत निकाल कर क्या करने लगेगी, लड़ने लगेगी। अब है 2 सहेलियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, यानी जब 2 लड़की 2 सहेली जब बातचीत करती है तो इनकी बातचीत में जो है समुद्र का रस उमड़ पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस वाले को पूछा था कि किनकी बातचीत में जो है समुद्र का रस जो है उमड़ पड़ती है, तो किनकी बातचीत में, 2 सहेलियों की बातचीत में। इसके अलावा ये भी दे सकता है कि किसकी बातचीत में जमाने की शिकायत, 2 बूढ़ों की। आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं।
अब है दो लड़कों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है, यानी जब दो लड़का होंगे तब क्या बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर वह लड़का अगर कोई खिलाड़ी होगा, क्या होगा, खिलाड़ी, यानी वो कोई अगर क्रिकेट खेलने वाला होगा तो अपना जो है वो तुलना बड़े बड़े क्रिकेटर से करेगा, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, धोनी है। या फिर अगर कोई फुटबॉल खेलने वाला होगा तो अपना तुलना फुटबॉलर से करेगा, बड़े बड़े, मेसी है, उसके बाद रोनाल्डो है, ठीक है ना। तो अगर वही लड़का अगर कोई विद्यार्थी हुआ यानी पढ़ने वाला हुआ तो वो क्या करेगा, तो वो गुरु की या तो उस्ताद की अगर तारीफ करेगा, शिकायत करेगा, दोस्तों की गुण अवगुण निकालेगा। या फिर अगर पढ़ने में तेज हुआ तो वह किसी को अपने सामने कुछ नहीं गिना, अगर वही कमजोर हुआ तो एक मतलब है कि बिल्ली को भी क्या मानेगा, अपना गुरु ही मानेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पाठ का पूरा सारांश हो गया, साथ में सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दिया गया है। लेकिन कल का वीडियो में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को जो है वह करेंगे क्वेश्चन बैंक के साथ, मॉडल पेपर के साथ, और नए नए क्वेश्चन, जितना हम क्वेश्चन दे देंगे उतना बहुत कम जगह पे तुमको उतना क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। इसलिए कल के क्लास जुड़ना नहीं भूलिएगा। इसमें एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि हमारी जो भीतरी जो मन है ना, यानी हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वो प्रति क्षण नए नए रंग दिखाई करती है। यानी पूछेगा कि प्रपंचात्मक संसार का सबसे बड़ा भारी आईना, प्रपंचात्मक संसार का सबसे बड़ा भारी आईना, यानी सबसे बड़ा भारी आईना दुनिया का क्या है, तो हमारा मन है। यानी किताब में लिखा हुआ हमारी भीतरी मनोवृत्ति, ठीक है ना, कि संसार की सबसे बड़ा भारी आईना क्या है, हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है, यही क्या है, सबसे बड़ी भारी आईना है। यानी हम इसमें जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ देख लेते हैं, ये कोई दुर्घट बात नहीं है। अगर मान लेते हैं कि हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे तो हम वही चीज़ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो संसार की सबसे भारी आईना क्या है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति है, जो प्रति क्षण, ठीक है ना, प्रति क्षण जब कैसे रंग दिखाई करती है, तो नए नए रंग दिखाई करती है। कैसे रंग दिखाई करती है, नए नए रंग दिखाया करती है, ठीक है ना। तो आज पाठ जो है आपका पूरा समाप्त होता है यहीं पे। आशा करते हैं सबको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कल का वीडियो के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।